कैसे ये कॉस्मिक स्टार्स आपके स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। यदि मान लीजिए सूर्य न हो तो यहाँ पर टेम्परेचर -200 डिग्री होगा, और ये -200 डिग्री होने पर ये सब रक्त सब जम चुका होगा। जिस जिंदगी में हम जी रहे हैं वो क्विक फिक्स की जिंदगी है। बिल्कुल। हम चाहते हैं इंस्टेंट सोल्यूशन अभी इसी वक्त। लेकिन क्या आयुर्वेद सिर्फ रोकथाम के लिए है या इलाज भी करता है? उस समय की समस्या का हमने समाधान कर दिया, पर हमें उस समस्या का जड़ से समाधान करना है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। आरोग्यम परमम भाग्यम, यानी सौभाग्यशाली वही है जो सेहतमंद है। वर्षों से समृद्धशाली आयुर्वेद इसी नजरिए से देखी जाती है कि एक उपचार प्रणाली पद्धतियों में से एक है, और आज की बदलती जीवन शैली एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। आज बात आयुर्वेद की करेंगे। कैसे आयुर्वेद आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, और कैसे आप आयुर्वेद को अपने जीवन में अपना सकते हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयुर्वेदाचार्य ज्योतिर्वैद्य आचार्य तन्मय गोस्वामी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। कहते हैं कि सेहत जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसी के लिए हम सब काम भी कर रहे हैं, लेकिन आज जीवन शैली के बदलने से कई चुनौतियां आ गई हैं। आप कॉस्मिक स्टार्स, शरीर, मानसिक और सितारों को एक साथ जोड़ते हैं। आज जो कई भ्रांतियां हैं ना, उसे खत्म कर दीजिए। बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि कैसे ये कॉस्मिक स्टार्स, कैसे ये ग्रह आपके स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। ये जो प्रश्न है ना आपका कि स्टार्स हमारे शरीर पर असर डालते हैं, नहीं, स्टार्स सारी भूमि पर असर डालते हैं। अब आप देखिए, यदि सूर्य न हो, ये कल्पना करके देख लीजिए एक क्षण के लिए कि इस जगत में सूर्य जो इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, लेकिन यदि मान लीजिए सूर्य न हो तो यहाँ पर टेम्परेचर -200 डिग्री होगा भावना जी, और ये -200 डिग्री होने पर ये सब रक्त सब जम चुका होगा, बाहर सब कुछ आइस होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए, सूर्य जो हमारा हिस्सा नहीं है, हमारा भूमि का पार्ट तो नहीं है ना, लेकिन उसकी वो जो गर्माहट है, उससे जो आने वाला जो मध्यम ताप है, वही कारण है फोटोसिंथेसिस का। वही कारण है जिससे कि भोजन बन रहा है, सब घास पेड़ पौधे उग रहे हैं। वही कारण है हमारे अंदर की इस गर्माहट का, जिसकी वजह से आज सब कुछ चल रहा है। तो आप ये कह दें कि इन सारे चांद सितारों का प्रभाव इस भूमि पर नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अच्छा, दूसरी बात बोलता हूं, यदि जो लोग समुद्र के तट पर रहते हैं वो जानते होंगे, पूर्णिमा और अमावस्या पर ज्वार भाटा आता है। देयर इज अ वैक्सिंग एंड वेनिंग इन द वाटर फ्लो। पानी ऊपर आ जाता है और पानी पीछे जाता है। ये पूर्णिमा और अमावस्या के समय में होता है। और छोड़ दीजिए, जितनी भी क्रिमिनोलॉजी है वो ये कहती है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ क्राइम्स या तो अमावस्या के टाइम पर होते हैं या पूर्णिमा के टाइम पर होते हैं। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। हर पुलिस डिपार्टमेंट में ये पढ़ाया जाता है। दूसरी चीज, मैंने अपने हॉस्पिटल्स में भी ये स्टडी करी है, हाईएस्ट साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स, मेंटल स्ट्रेस की वजह से शरीर में कभी कभी लोग कहते हैं ना, हर जगह दर्द हो रहा है, सर भारी रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं लगता है, कभी कभी ऐसी घबराहट सी होती है, कभी लगता है कहीं चले जाएं, बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। हाईएस्ट ये लोग आते हैं जब अमावस्या होती है। हाईएस्ट केसेस ऑफ एपिलेप्सी बढ़ जाते हैं जब पूर्णिमा होती है, अभी जो ये दौर चल रहा है। तो ये जो चंद्रमा का प्रभाव, अरे फूल पौधों पर इनका प्रभाव है। आप सृष्टि को प्रकृति और इस ब्रह्मांड से इंसान ने अपने आप को अलग कर दिया है। यही तो रोग का मुख्य कारण है। हम इस प्रकृति के अविनाभाव अविच्छेद्य अंग हैं, हम इससे अलग नहीं हो सकते हैं। द प्रॉब्लम व्हाट हैपन, हमने अपने आप को कंक्रीट जंगल में डाला। अच्छा, एक बात देखिए, जब सुनामी आई थी 2000 के आसपास, कभी पुरानी बात हो गई, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है कि एक भी कैटल नहीं मरा।
मनुष्यों का तो बुरा हाल हुआ, क्योंकि वो प्रकृति की भाषा को पढ़ना जानते हैं। बस यही है। जैसे एक वो दुकानदार, वो जो शार्प बिजनेसमैन, व्यापारी, कपड़े का व्यापारी है, और वो यदि कपड़े की दुकान पे किसी को आता देखता है, उसके चलते हुए लक्षण से समझ जाता है यह वास्तव में खरीदेगा या विंडो शॉपिंग करके जाएगा। वैसे ही वैद्य रोगी के लक्षण सामने बैठते ही उनको जज करता है, और चारों ओर की जो लैंग्वेज है, सन, मून, मार्स, मर्करी, जुपिटर और प्रकृति की भी, पशुओं की, प्राणियों की लैंग्वेज को डिकोड करके वो ये जान लेता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोग्नोसिस, सीवियरिटी बीमारी की कितनी है, क्या ये ठीक होगा, नहीं होगा तो कष्ट साध्य है या सुख साध्य, और यदि नहीं होगा तो फिर कब तक नहीं होगा, कब तक इसके पास में स्पेस है टू गिव ए क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए, आयुर्वेदा ने सिम्टोमैटिक लेवल तक अपनी ट्रीटमेंट्स और अपनी मेडिकल सिस्टम को लिमिटेड नहीं रखा है। दे हैव गॉन बियॉन्ड इट। सबसे जो मुख्य विषय है वो ये है कि वही है हमारे आयुर्वेद का डॉक्टर जो ये पहले जान लेता है कि यह बीमारी सुख साध्य है या कष्ट साध्य या असाध्य। हमारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, सबको मालूम है, और हमारा मनुष्य भी इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। 3 दोषाज हैं। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो आयुर्वेद इसको किस तरीके से संतुलित करता है? देखिए, वात, पित्त, कफ जो 3 दोष हैं, ये कुछ नहीं है, ये बल्कि हमारी बॉडी के अंदर जो क्वालिटीज हैं उनकी इन्होंने ग्रुपिंग कर दी है। ये लोगों को जानना बहुत आवश्यक है, एंड इट्स गुड दैट यू पिक अप दिस पॉइंट। देखिए, यदि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा धूप में गए या बहुत ज़्यादा बोले या बहुत ज़्यादा वॉकिंग करी तो शरीर में रूखापन आ जाता है। अब यदि बॉडी में एक मार्कर है, एक ऑयल मार्कर है, यदि इससे ज़्यादा ऑयल हो गया तो बॉडी चिपचिपाती है, और यदि बहुत ज़्यादा काम किया और ऑयल लेवल कम हो गया तो बॉडी ड्राई हो जाती है। तो वो मार्कर है, एक बैलेंस, वहां तक पहुंचाना आयुर्वेद का काम है। नाड़ी से हम ये पकड़ते हैं कि भाई इसकी बॉडी में खुश्की बढ़ गई है, रूखापन बढ़ गया है, मतलब वायु बढ़ गई। अब यदि इसके शरीर में एक टेम्परेचर मार्कर है, वो थर्मामीटर वाला नहीं, आप ये मान लीजिए कि यदि वो टेम्परेचर मार्कर से ज्यादा हो गया टेम्परेचर तो बॉडी के अंदर गर्मी आ गई, और यदि बॉडी से थोड़ा कम हो गया है तो बॉडी एकदम ठंडी पड़ गई। आपने देखा होगा बहुत लोगों के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। ये भी देखा होगा बहुत लोग कहते हैं मुझे तो बड़ा गरम गरम सा लग रहा है, लेकिन थर्मामीटर में देखते हैं तो टेम्परेचर नॉर्मल आता है। इसे बोलते हैं पित्त। थकान जब होती है ना बहुत ज्यादा, तब व्यक्ति की बॉडी में गर्माहट रहती है। आपने सुना होगा, कहते हैं सर ठंडा होना चाहिए, पैर गर्म होने चाहिए, तो इसका मतलब है पित्त ठीक है। जब पैर ठंडे हो जाए, हाथ पैर, और सर गर्म हो, अर्थात पित्त बढ़ गया है, इस समय पर व्यक्ति को थकान होती है। जब बॉडी में ड्राइनेस हो जाती है, बॉडी में पेन बढ़ जाता है। वायु का मतलब है पेन, ठीक, और पित्त का मतलब है थकान, और जब आपके शरीर में आलस्य आ जाए, हैवीनेस, गौरवत्व आ जाए, मतलब कफ। अब देखिए, कफ का मतलब है जल तत्व। जब आपकी बॉडी के अंदर जब वाटर रिटेंशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, मतलब आप अपनी बॉडी से कम 10 किलो या 5 किलो या 2 किलो वजन ज्यादा जब आप ढोएंगे तो बॉडी में थकान होती है, बॉडी में हैवीनेस हो जाती है, वो कफ है। जब अग्नि बढ़ जाती है, पंचमहाभूत का अग्नि तत्व, तब पित्त है। जब वायु बढ़ जाती है पंचमहाभूत का, तब वात है। तो अब ये मान लीजिए, वायु जब बढ़े, बाहर जैसे वायु का बवंडर मचता है ना, बहुत जोर जब वायु आती है, उसी तरह से शरीर के अंदर भी प्रेशर जब बढ़ जाते हैं, ब्रेन में प्रेशर बढ़ता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तब सर के अंदर सारा एक जो वेंट्रिकल से वो डायलेट हो जाते हैं, पूरी बॉडी में स्पाज्म हो जाता है, हर जगह दर्द होता है। ठीक, ये प्रेशर, लंग्स का अलग प्रेशर है, लीवर का अलग प्रेशर है, हार्ट का अलग प्रेशर है, और इन सब को हम कहते हैं वायु का रोग, वात। पित्त क्या है? जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाए, आपकी बॉडी के अंदर हीट बनना शुरू हो जाए, जैसे कार होती है ना, जब आप बहुत ज्यादा आरपीएम पे चलाते हैं, बूम को दबा करके, तब गाड़ी गर्म हो जाती है, तो वो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। और जब बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन हो जाए तो उसको कफ की प्रॉब्लम कहते हैं। जन्म कुंडली देखकर सेहत की कुंडली का बता देते हैं। लोगों में भ्रांतियां बहुत है कि ये नाड़ी देखकर कैसे आप स्वास्थ्य का उपचार कर लेते हैं। देखिए, नाड़ी और ज्योतिष, ये दोनों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
अब जब आ गई है तो ये क्या कर रहे हैं, ये पैटर्न डिकोड करते हैं। जब हजारों लोगों की नाड़ी देखते हैं, ये जब जैसे एक सितार गिटार बजाने वाला व्यक्ति उन 3 स्ट्रिंग से कितनी तरह के गाने बजा सकता है, कितनी तरह के म्यूजिक निकाल देता है, वैसे ही हम लोग रोज ये नाड़ी देखते 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 बॉडी के अंदर के प्रेशर डिफरेंस के पैटर्न को पकड़ लेते हैं। ये कुछ नहीं है, ये बस पैटर्न को पकड़ने की विधा है। लेकिन ये वही कर पाएगा जो वैद्य अपने मन को, अपनी आत्मा को जोड़ करके पूरी तरह से उस पेशेंट की नाड़ी पर फोकस करे। यदि हम पूरी तरह से फोकस कर देते हैं तो हमें वो पैटर्न, हमको पता है व्हाट इज एन हेल्दी पैटर्न, what is a vata pattern, what is a pitta pattern, what is kapha pattern, what is vata pitta pattern, pitta kapha pattern और kapha vata pattern। हम उन पैटर्न को स्टडी करते हैं, उनके आधार पर बताते हैं अच्छा आपकी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ गई है, आपने निश्चित रूप से कुछ ऐसा खाना खाया है जो बिल्कुल भी ड्राई वाला था, ठंडा था। बोले हाँ। जब हम देखते हैं कि कफ बढ़ गया है, हम कहते हैं आपने कुछ मिठाई बहुत खाई है कल, वो कहता वाओ आपको कैसे पता बढ़ गया। वो हम उस पैटर्न को पकड़ते हैं तो लोग सरप्राइज करते हैं। हम लोग सिम्टम को क्योर नहीं करते, लेकिन सिम्टम से वात पित्त कफ को पकड़ते हैं। ये बिल्कुल इंटेलिजेंस का काम है। जैसे बॉडी के अंदर पेन है तो हम देखेंगे कि कहीं रूखापन तो नहीं पड़ गया, बॉडी में मेटाबॉलिज्म ठंडा, बॉडी ठंडी तो नहीं पड़ गई। तो हम क्या करेंगे, हम कभी भी ट्रीटमेंट पेन का नहीं करेंगे। रूखापन ठीक करने के लिए हम ऑयल बेस्ड ऐसी मेडिसिन देंगे जो नेचर में दी हुई हैं, जो बॉडी के अंदर की ड्राइनेस को एकदम खत्म कर दे जी। और ड्राइनेस खत्म हुई, दर्द खत्म। तो ये जो एक पैटर्न डिकोडिंग है, दैट इज ए ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। लेकिन इस जिस आधुनिक युग में हम जी रहे हैं और जिस तरीके से हम आयुर्वेद को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि आयुर्वेद को हम नहीं, विश्व एक्सेप्ट कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि विश्व में किस तरीके से आयुर्वेद को वे ऑफ लाइफ अपनाया जा रहा है। लेकिन जिस जिंदगी में हम जी रहे हैं वो क्विक फिक्स की जिंदगी है। हम चाहते हैं इंस्टेंट सोल्यूशन अभी इसी वक्त। लेकिन क्या आयुर्वेद सिर्फ रोकथाम के लिए है या इलाज भी करता है? अच्छा भावना जी, पहली बात मैं बताऊं, क्विक फिक्स सही है या गलत, मैं मानता हूं वह भी ठीक है। आज यदि एकदम सर में दर्द हो रहा है और आपको इस प्रोग्राम के लिए बैठना है, तो मैं यदि कहता हूं कि मैं आपको आयुर्वेद की दवा देता हूं और जिंजर का लेप लगाता हूं, आप कहेंगे नहीं भाई मुझे कोई टैबलेट मिल जाए मैं ठीक कर लूं। मैंने माना, पर क्या ये समाधान है? क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं, ये बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है। ये लापरवाही की तरफ हमको लेके जाता है। उस समय की समस्या का हमने समाधान कर दिया, पर हमें उस समस्या का जड़ से समाधान करना है। इंस्टेंट सॉल्यूशन हमारी एक अभ्यास की आदत बनी है। मैं ये मानता हूं कि जो समस्याएं जीवन में चल रही हैं वो चलेंगी। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, इन सब के आधार पे तो आरोग्य है। हेल्थ इज ए वेल्थ, ये बहुत छोटी सी लाइन है, बट इट इज सो इंपॉर्टेंट। आज आपके पास में आरोग्य नहीं है, बैक में पेन हो रहा है, हम ये प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। कब तक पेन किलर खाएगा इंसान? कब तक वो वही एंटी एसिड खाता रहेगा? एक लिमिट है ना, फिर उसके साइड इफेक्ट। ठीक, आचार्य जी अब आप मुझे बताइए, यस या नो, क्या आयुर्वेद से उपचार संभव हैं? क्या हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद के पास है? हर बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं है। कोई भी पैथी, चाहे एलोपैथी, चाहे होम्योपैथी, चाहे सिम्पैथी, चाहे आयुर्वेदा, कोई 100% कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकता। इंस्टेंट रिलीफ आयुर्वेद से मिलता है कि नहीं? इंस्टेंट रिलीफ 100% आयुर्वेद के माध्यम से दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं उन पर चलना ही पड़ेगा। आप चाहे कि हम तो अल्कोहल भी पिएंगे और दबा करके खाएंगे भी और हमारी बीमारी भी आप ठीक कर देंगे, हम नहीं करते। हम आपके साथ में चमत्कार को नमस्कार में विश्वास नहीं करते। ये वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम है, चमत्कार कर दिया टैबलेट का, वाओ, नहीं, ये धोखा है। हम ये मानते हैं कि आपको रियलिटी पर आना पड़ेगा, आपको अपने खान पान पर परिवर्तन करना पड़ेगा, जीवन शैली को ठीक करना पड़ेगा, आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो आपके लिए उत्तम है। आचार्य जी, अब आयुर्वेदा में कई प्रणालियां हैं जिसको इस्तेमाल करके, जिसका उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। उसमें से एक पंचकर्मा है। बड़े लोगों में ये जानकारी नहीं है कि पहली बात पंचकर्मा है क्या, पंचकर्मा कब कराना चाहिए, क्या बीमार व्यक्ति ही पंचकर्मा करा सकता है, और पंचकर्मा कराने के क्या अलग अलग मौसम भी हैं? देखिए, पंचकर्म का मतलब है शुद्धि। हमारे अंदर 2 कंसेप्ट है हमारे यहाँ। एक है कि जैसे कपड़े को यदि आपको रंगना है
तो गंदा यदि है कपड़ा, धूल लगी हुई है, खूब पोर्स में धूल भरी है मेरे मान लीजिए इस कपड़े में, तो इस पर आप कलर चढ़ा पाओगे? चढ़ा देंगे, चटक जाएगा रंग। तो पहले सफाई करेंगे, तब फिर आप इसको एनर्जाइज करेंगे। यदि आपको शरीर को बेहतरीन बनाना है, यदि आपको अपने घर को दुरुस्त रखना है, मतलब लंबा चले, गाड़ी ठीक रखनी है, तो इसकी शुद्धि सफाई करनी पड़ती है। आपको कार है साहब, उसकी सर्विसिंग कराते हो? घर है, हर दिवाली पर रंग रोगन और सफाई और सब रिपेयर कराते हैं हम, शरीर का क्यों नहीं? बस यही सिद्धांत है। यह उस समय पर जो राजा लोग थे उनके जीवन में दो स्थितियां थी, या तो बहुत ज्यादा तेज जिंदगी, युद्ध चल रहा है, या बिल्कुल मुशायरे चल रहे हैं आराम की, सेडेंटरी लाइफ। अब वही स्थिति आज आ गई है। उस समय के राजाओं ने इसलिए पंचकर्म का एक सिस्टम बनाया था, सारी गंदगी को शरीर से निकाल दो। लीवर फैटी हो रहा है, इस फैट को टैबलेट से नहीं निकाल सकते, इसको तो विरेचन के माध्यम से फ्लश आउट कर दो। उस समय पर राजा ये कराते थे, राजाओं ने अपने लिए पंचकर्म बनवाया था। आज के समय में जितने भी सीईओज हैं कंपनीज के, जितने भी टॉप मैनेजर्स हैं, जितने भी टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं, या इवन गांव में काम करने वाले लोग हैं, या तो ओवर काम है, मशीन काम कर रही है, या तो फिर आराम से बैठे हुए हैं। आज की जिंदगी वैसी हो गई है, जब आप ज्यादा काम करेंगे जी, कम करेंगे, तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन डिपॉजिट होता है। जब आप रोज एक ही पैटर्न पर चलते हैं तो पंचकर्मा की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप या तो आराम में हैं तो बहुत ज्यादा खा लिया, अब वो सड़ रहा है, या अब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं तो रात में 12 बजे लोग जाके खा रहे हैं फ्रिज खोल करके, तब वो सड़ रहा है। जब बॉडी के अंदर टॉक्सिन डिपोजिशन होगा, उसको टैबलेट से आप नहीं ठीक कर सकते, आपको उसको बॉडी से डिटॉक्सिफाई निकालना पड़ेगा। बस यही पंचकर्म। बिल्कुल, आपने टॉक्सिन्स की बात की, आपने डिटॉक्सिफिकेशन की बात की। लोगों को पता ही नहीं है कि डिटॉक्सिफिकेशन है क्या। ये एक टर्म फैट जरूर बन गई है। नहीं, ये बस ही सत्य है, यही है वो सर्विसिंग। आज आप अपने कपड़े को धोते हैं, वो डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। कपड़े में जो गंदगी है, देखिए हमारी बॉडी के लिए जो भी कुछ यूजफुल है वो ठीक, जो भी कुछ अनवांटेड है वो सब टॉक्सिन है। आपका यदि भूख, आपने ये भी मान लीजिए आपने 10 बजे नाश्ता किया और 11 बजे मैं आकर के कहता हूं ये है हमारे राधा रमण जी का प्रसाद, भवरा जी प्लीज खाइए, और मैं बहुत सारा प्रसाद दूं आपको, खाइए इसको, भोजन करिए दोबारा, अब ये अमृत है, फिर भी ये विष बन जाएगा। तो हमारे शरीर में यदि आज के समय में जिस तरह हम लोग खा रहे हैं, तो बॉडी एंजाइम निकाल रही है केवल 1 किलो खाना पचाने के लिए, हम खा रहे हैं 2-3 किलो, तो वो सड़ेगा ना पेट में, तो वही टॉक्सिन बन गया। दर्शकों को बता दीजिए आचार्य जी कि ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जिस फास्टिंग की आप बात कर रहे हैं, वो फास्टिंग एक आम नागरिक को कब कब करनी चाहिए? क्या मौसम के हिसाब से भी कोई फास्टिंग होती है? बहुत प्रासंगिक प्रश्न है। देखिए, फास्टिंग मौसम के हिसाब से भी करनी चाहिए, फास्टिंग जनरली करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हैवी फूड खाता है रात में डिनर में, अगले दिन सुबह अपने आप मन कहता है नहीं आज मुझे नाश्ता नहीं करना है, तो सुबह ब्रेकफास्ट की फास्टिंग हो गई ना जी। आपने यदि सुबह सुबह बहुत हैवी खा लिया तो दोपहर में भूख नहीं लगती, वही फास्टिंग है। यदि शरीर के अंदर अनवांटेड सब्सटेंस है तो सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया शुद्धि है, आप उपवास करें। जितना ज्यादा व्यक्ति उपवास करता है उससे जो बॉडी के अंदर ऑटोफैजी होती है, जो जैसे कैंसर है, अब जो भी व्यक्ति खाना खाता है वो यदि किसी व्यक्ति को कैंसर है तो वो सब खाना ले लेगा, और यदि आप अनवांटेड टॉक्सिन्स नहीं होंगे तो कोई भी कैंसर नहीं हो सकता है, कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है। आई मीन टू से जेनेटिकली पॉसिबिलिटी है तो अलग बात है। इन जनरल जिस तरह से आजकल डायबिटीज हो रही है, किडनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो कैंसर्स वगैरह सुनने को मिल रहे हैं, उसका कारण यही है कि हमारी जो डाइट फूड हैबिट्स हैं वो ऐसी हैं कि हमारे बॉडी के अंदर अनवांटेड फूड इकट्ठा हो रहा है जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। दैट मीन्स दैट इज अ टॉक्सिन। तो क्या करें, आप बस काल पर छोड़ दें, काल ही तस्मै नमः, बस खाना नहीं खाएंगे तो टाइम अपने आप ही अनडाइजेस्टेड फूड को पचा देगा। और जब अनडाइजेस्टेड फूड नहीं है, टॉक्सिक फूड वो नहीं है, कुछ भी सड़ नहीं रहा है, तो बैक्टीरिया वायरस कहते हैं ये तो मेरे लिए जगह बेकार है। तो एंटीबायोटिक लेने की बजाय यदि किसी व्यक्ति को जुकाम हो रहा हो, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो, तो वो चावल का माड़, उसमें थोड़ा सा मट्ठा और थोड़ा सा सेंधा नमक जीरा डाल करके पी ले। यदि बीपी वगैरह है तो नमक कम ले ले भाई, तो रोज पिए तो आप। और फास्टिंग करें। फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप पानी भी ना पिए, खाना भी ना खाएं, लाइट फूड, जो हैवी फूड है वो ना खाएं, भूख से थोड़ा कम। यदि 4 रोटी खा रहे हैं तो 2 कर दें, 2 खा रहे हैं तो 1 कर दें।
अपनी बॉडी को उतना ही दें जो कि बॉडी उसके लोड फेस कर सके। जी, बात अब मेटाबॉलिज्म की करते हैं, बात इम्यूनिटी की भी करते हैं। आप जीवन को चलाने के लिए एक अलाइनमेंट की बड़ी ज़रूरत होती है जीवन में, चाहे वो कार हो या फिर इंसान का शरीर हो। क्या हम वो सेल्फ अलाइनमेंट करना सीख गए हैं? अलाइनमेंट इस समाज में, इस मनुष्य की एक स्वभाव है। आप देखिए, बहुत लोग अपने आप को समाज के हिसाब से ढाल लेते हैं। हमने अपने आप को अपने प्रोफेशन के हिसाब से ढाला है, आपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से ढाला है। इसको बोलते हैं सात्म्यत्व। हम अपने आप को ओक साथ में कर लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं वो खराब खाने से भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। देखिए, ये तो एक हद तक संभव है, बहुत हद तक नहीं, लेकिन ये है कि जहाँ तक हो सके आप अपने आप को एडजस्ट करें एज पर द टाइम। यदि आपको, यदि गर्मियों के दिन हैं तो ऐसा करें कि सत्तू वगैरह खाएं। यदि जाड़ों के दिन हैं तब खूब घी और वो मिट्टी रोटी और सरसों का साग और ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में भी हेवी फूड नहीं खाएं। तो इस तरह से अपने भोजन को क्लाइमेट के हिसाब से सेट करें और स्वस्थ रह सकते हैं। आधुनिक युग में जो हम कह रहे हैं, जो बीमारियां लाइलाज है, उसका आयुर्वेद में उपचार है। एटलीस्ट हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो बेहतर बनाते ही हैं। हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसा तो कर देते हैं कि वो जो सफरिंग में है उससे सफरिंग कम हो जाती है। हम उनकी वो जो सिचुएशन है, जितनी क्वालिटी ऑफ, जितनी लाइफ है, उसको अच्छा कर देते हैं और वो डर तो निकाल देते हैं तुम कल ही मर जाओगे। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे केस आते हैं, डॉक्टर्स कह देते हैं वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम के, ये तो मरने वाला है, और वो सालों जिंदा रहते हैं। इसके साथ आपसे पूछना चाहूँगी, कई भ्रांतियाँ देसी घी से भी जुड़ी हुई हैं। क्या देसी घी खाना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है या नहीं? देखिए, आप दही का जब आप मसते हैं तब मक्खन निकलता है, उससे घी बनता है। आप घी से कोई एक नई चीज निकाल के दिखा दो, कुछ भी नहीं बन सकता। घी जितना पुराना होगा उतना उसके अंदर रसायन इफेक्ट होता है। यदि 100 साल या 500 साल पुराना, जो संभव ही नहीं है आजकल, यदि घी मिल जाए आपको और वो अभी एक ड्रॉप यदि कोई व्यक्ति उसको खा ले तो बड़ी से बड़ी इनक्योरेबल डिजीज को क्योर कर सकता है। घी अपने आप में लास्ट प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है। इट हैज नो अदर कन्वर्जन। ये एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर की ग्रीजिंग समझ लीजिए आप। लेकिन घी से दिक्कत नहीं है, घी खाने के बाद में एक्सरसाइज न करने से समस्या है। आप घी खाइए, किसने मना किया है, लेकिन फिर उतना ही व्यायाम भी करिए। अब काम तो करना नहीं चाहते, फिजिकल वर्क तो नियरली निल है, मेंटल वर्क बहुत हाई है, और दबा करके घी और पकौड़ी और कचौड़ी सब खा रहे हैं तो फिर कोलेस्ट्रॉल जमेगा। बट ट्राई टू बी गुड सिलेक्टिव इन योर प्रोग्राम्स। जाते जाते 4 इंडियन सुपर फूड्स बता दीजिए जो आज आपने बताया कि इतनी जो हमारी जीवन शैली है वो इतनी मुसीबत में है या फिर इतनी विकट परिस्थिति में है, उसमें ऐसे 4 सुपर फूड्स जो हैं जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं। नंबर 1, मूंग दाल, जो सबसे कम लोग खाते हैं। मूंग दाल ऐसी है जो अपने आप में पूरी प्रोटीन है। आप रख दीजिए डब्बे में, 2 साल बाद निकालिए, पानी में डालिए, 72 आवर्स में स्प्राउटिंग हो जाएगी। ये किसी भी तरह से बॉडी को नुकसान नहीं देती। तो मूंग दाल स्प्राउटिंग फॉर्म में हो चाहे दाल फॉर्म में हो, जरूर खाएं। अरहर दाल खा सकते हैं, लोबिया खा सकते हैं, बट द बेस्ट इज मूंग दाल। नंबर 2, इन गर्मियों के दिनों में सत्तू जरूर खाएं। चने का या जो भी जौ का सत्तू आता है, जरूर सेवन करें। नंबर 3, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तक्र का मतलब होता है मट्ठा, छाछ। छाछ, बटर मिल्क, कहते हैं स्वर्ग में यदि अमृत है तो इस पृथ्वी लोक पर बटर मिल्क, मट्ठा, छाछ है। भोजन के एंड में थोड़ा सा बटर मिल्क जरूर पिए, जो आपकी जितना भी फूड है उसको बर्न आउट कर देगा। नंबर 4, सब्जियों में है चौलाई। चौलाई की सब्जी जरूर खाएं। जितना भी टॉक्सिन बॉडी में है वो सब वहीं का वहीं। पंचकर्मा है ये चौलाई। चौलाई की सब्जी जो व्यक्ति खाता है, ये तो हर 12 मासा मिलती है, जो खा ले। अब हमारे यहाँ कौन सब्जी बना दी गई, मुख्य सब्जी आलू। आलू, प्याज, टमाटर पे चले आए हम, जबकि होनी क्या चाहिए, सहजन, पालक, ये चौलाई, ये परमल, गोभी, लौकी, ये सब चीजें जो है ना, कुष्मांड, कुंभड़, ये सब ये इतनी तोरई, ये इतनी बढ़िया सब्जियां हैं। इन सब्जियों को जो खाता है उसको विटामिन B12,
विटामिन्स की जो कमी है, जो कैल्शियम, ये सब मिल जाएगा। और ये लीवर को भी ठीक करती हैं, ये शक्ति भी देती हैं और बॉडी को ट्रीट भी करती हैं जी। तो चौलाई दीजिए, मठा दीजिए, सत्तू खाइए, मूंग दाल लीजिए। और आयुर्वेद में तो इतनी सारी चीजें हैं। अभी जो आपने बोला ना घी, उसको मत छोड़िए, बस एक्सरसाइज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, और जो भी भ्रांतियां हैं आयुर्वेद से जुड़ी हुई उन सबको दरकिनार करने के लिए, उन सबको हटाने के लिए, मिटाने के लिए। जय जय श्री राधे। आपको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देश प्रगति करता है तो देश सुपर शक्ति भी बन सकता है। अगर आज के पॉडकास्ट में आप आयुर्वेद के प्रति आपका थोड़ा सा भी और विश्वास बढ़ा है और अपनी जीवन शैली में आप अपनाने के लिए इसे तैयार हैं, तो समझ लीजिए हमने टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के जरिए अपना काम कर दिया। इसी के जरिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहें और खुशहाल जीवन को अपनाते रहें। टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आज फिलहाल के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।